कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, इसके बाद टाट। हाँ, पहले कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद थोड़ा ऑन करिए तो वहाँ से मशीन, ये दोनों लास्ट वाला स्विच ऑन करिए, दोनों ऑन कर दीजिए। हेलो हेलो, देखिए भाई, आप लोगों का आज से 2 सब्जेक्ट चलेगा आपका फिलहाल, कॉन्ट्रैक्ट और टाट। तो पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा, और आपका संविदा नियम हर एक जगह प्री और मेंस में है, बता दिया जाए। आपका एलएलबी में तो पढ़ना ही है, आपका प्री और मेंस में हर एक जगह है, चाहे यूपी देंगे या आपका बिहार देंगे, झारखंड देंगे, आपका एमपी देंगे, हर एक जगह कॉन्ट्रैक्ट है। या नेट आप दे रहे हैं, टाट भी आपका माने नेट में भी है आपका, और यूपी में मेंस में है, और बिहार में प्री और मेंस दोनों में है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट और टाट का एक ग्रुप ही बिहार में है, और कॉन्ट्रैक्ट टाट से मिलाकर लगभग 20-25 क्वेश्चन बनते हैं बिहार सिविल जज की परीक्षा में। तो उसको दृष्टि में देखते हुए भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है और टाट पढ़ना है। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं, लिख लीजिए भाई, जो स्टूडेंट सही बाद में चलेगा। लिखिए आपका भाई, लिख लीजिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कानून का नाम लिखिए पहले, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा, हेडिंग डाल लीजिए तो अधिनियम 1872, हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। देखिए, जो सबसे पहले आपको ये देखना है, इसको थोड़ा हिंदी में और लिखवा दिया जाए, क्योंकि आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमाम राज्यों में पूछा जा रहा है, उसको भी शब्द लिखना है। इसको आसान भाषा में कहा जाता है, उस शब्द को लिख लीजिए, अनुबंध अधिनियम। मैं लिख लीजिए तो आसान भाषा में, अनुबंध अधिनियम, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में आया था शब्द। कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या हम कहते हैं, अनुबंध अधिनियम। फिर दूसरा शब्द में ठहराव अधिनियम, संविदा को ही ठहराव भी कहा जाता है, ठहराव अधिनियम, या इसी को कहते हैं समझौता अधिनियम। एक और शब्द लिखिए, समझौता अधिनियम, यानी कि चाहे अनुबंध आए या ठहराव आए या समझौता अधिनियम आए या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आए, घबराना नहीं है, ये सब क्या हैं, एक ही हैं। और इंग्लिश में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि शब्दों से भाई देखिए, आपका जो वर्तमान में शब्द पूछे जा रहे हैं हिंदी में भी बहुत क्लिष्ट पूछे जा रहे हैं, और इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए। जो शुरुआती दौर में आपको पढ़ना रहता है, वह पढ़ना रहता है कि आप लोग पहले तो इस कानून पर विचार करिए, इस लॉ पर विचार करिए कि यह कानून किसने बनाया। तो आप सन देख रहे हैं कि सन क्या लिखा है, 1872, यानी कि 1872। तो पहला आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि आखिर 1872 ईस्वी में तो अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तो उस समय कानून कैसे बनाए जाते थे। तो अंग्रेज़ों के काल में जो 1872 ईस्वी था, आपका हमारी संसद नहीं थी हमारी, बल्कि अंग्रेज कानून बनाते थे,
और अंग्रेज कैसे कानून बनाते थे, पहले ये जानिए। देखिए, आपका एक वायसराय या गवर्नर जनरल होता था और दूसरा उस गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, काउंसिल। जैसे कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, इसको परिषद मान लीजिए। और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसको हम क्या मान लें, तो उसको गवर्नर जनरल या वायसराय मान लें। तो कानून कैसे बनते थे अंग्रेजों के काल में, दिमाग अस्थिर करके भूमिका देखिए। गवर्नर जनरल की परिषद कानून को पास करती थी और तत्पश्चात गवर्नर जनरल उस पर अपनी एसेंट या अनुमति दे देते थे, तो कानून का निर्माण हो जाता था। वर्तमान समय में कैसे कानून बनते हैं, तो लोकसभा पास कर दे, इसके बाद कौन पास कर दे, राज्यसभा, और कौन अनुमति दे दे, राष्ट्रपति। तो सेम वही याद रखिए। उस समय कैसे बनते थे, तो गवर्नर जनरल की परिषद विधेयक पास करती थी और तत्पश्चात कौन एसेंट या अनुमति देता था, आपका गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी हो। तो अब दूसरा प्रश्न, यानी कि ये कानून अंग्रेजों ने बनाया, इसमें आप पहला नियम ये याद रखें, लिखवाएंगे अभी। दूसरा ये आया कि जब अंग्रेज चले गए और हमने अपना संविधान बना लिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान, और हम अपने संविधान से गवर्न होने लगे, तो समस्या अब ये आई कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम क्यों पढ़ें। यानी कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में इनफोर्स रहने, प्रवर्तित रहने या वर्तमान में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, अर्थात संवैधानिक आधार क्या है। अर्थात क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून हम भारत में लागू रहेगा, तो वह अनुच्छेद है 372। बैठिए भाई। अर्थात आर्टिकल 372 के कारण, अनुच्छेद 372 के कारण ही हम अंग्रेज जितने कानून बनाकर चले गए, आज भी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम पालन कर रहे हैं, और भारत में वो क्या है, लागू। याद रखिए, एक ही अनुच्छेद है, कौन, 372। तो आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब अनुच्छेद 372 भी देखना है, यानी कि इसको जानने के लिए। इसके बाद जो हमें देखना है, अनुच्छेद संविधान का 395 देखना है, फिर हमें अनुच्छेद 13 भी देखना है, अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 देखना है, फिर अनुच्छेद 13(3) का क्लाज बी देखना है, और फिर हम आर्टिकल 2 to 6 और 32 देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जब आप देखिए भाई, नए लोगों को बता दिया जाए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की भूमिका चल रही है, और भूमिका में ये बताया जा रहा है कि ये कानून अंग्रेजों ने बनाया, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम वर्तमान समय में क्यों पढ़ें। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहीं ये कहता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून आज भी भारत में लागू रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस कानून को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, क्योंकि बिहार अब ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, संवैधानिक आधार क्या है, तो आप कौन सा अनुच्छेद मारेंगे, 372। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद
372 में ये बात बताई गई है कि जब तक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून रिपील मतलब निरसित, निरसित मतलब समाप्त, याद रखें निरसित मतलब क्या, समाप्त न कर दिया गया हो तब तक हम इन कानूनों को पढ़ते भी रहेंगे और ये कानून भारत में क्या रहेंगे, लागू। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, 372, याद रखिए। तो जितने भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है, चाहे आप आईपीसी पढ़िए, इंडियन पेनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, टीपीए पढ़ेंगे, सीपीसी पढ़ेंगे, जितने भी कानून बनाए हैं अंग्रेज, अगर भारत में वर्तमान समय में लागू है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस केवल एक अनुच्छेद है, कौन सा, 372। अब ये ना कह दीजिएगा चाहे आईपीसी पढ़िए और चाहे कॉन्ट्रैक्ट और चाहे टीपीए, कोई भी कानून जो कौन बनाकर चले गए, अंग्रेज, बस एक ही अनुच्छेद है उसका संवैधानिक आधार 372। अब आगे इसके बढ़ा जाए। अनुच्छेद 372 ये बताता है कि जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को निरसित यानी कि समाप्त न कर दिया हो तब तक इस कानूनों को हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में समाप्त न किया गया हो तब तक वे कानून भारत में लागू रहेंगे, बने रहेंगे, इन फोर्स रहेंगे। तो आपका हमारी संविधान सभा ने जो लास्ट हमारा अनुच्छेद है संविधान का, कौन सा, सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में लास्ट अनुच्छेद कौन है, आपका 395। तो हमारी संविधान सभा ने यानी कि भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 395 के द्वारा दो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को निरसित या रिपील या समाप्त किया है। वे कानून है, पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो कानून अब भारत में लागू नहीं रहेंगे। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जब हमारा संविधान बना तो किसने बता दिया, हमारी संविधान सभा ने। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को निरसित कर दिया। कौन कौन से कानूनों को, तो भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा कौन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन अनुच्छेद 395 में एक कानून को संरक्षण भी दिया गया है और ये बता दिया गया है कि ये कानून निरसित या रिपील या समाप्त नहीं किया जा रहा है और वह कानून है प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949। यानी कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन माने समाप्त होता है, प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949। तो इसी बात को लेकर चूंकि एक कानून नहीं निरसित किया गया है तो इसी बात को लेकर आपका बिहार सिविल जज में प्री में क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन ये बना था कि वर्तमान में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, तो क्या मार कर आएंगे, अनुच्छेद 395। संरक्षण भी दिया गया है।
अब ये आया कि हमारी संविधान सभा ने क्या भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को निरसित किया? नहीं। तो इसलिए हम इस कानून को क्या करेंगे, वर्तमान में पढ़ते रहेंगे। हाँ, भारत की संसद भी निरसित कर सकती है, राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करके निरसित कर सकता है। तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस एक लाइन जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिपील नहीं है, अतः ये वर्तमान में भारत में क्या रहेगा, लागू। ये बस एक लाइन। अगला ये आपका, अब आगे बढ़ा जाए, अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 देखिए। अभी आपका संवैधानिक बेस सब चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 जो है, ये संविधान पूर्व विधियों यानी कि जो प्रायर आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संविधान पूर्व विधियों के लिए बना है। यानी कि ये अनुच्छेद हमारा बताता है कि अगर कोई कानून 26 जनवरी 1950 के पहले बना था और भारत में लागू है और वह कानून हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, विपरीत है, अगेंस्ट है या आपका मूल अधिकारों का विरोधी है, तो आप लोग बताइए वह कानून लागू होगा कि हमारे मूल अधिकार लागू होंगे? हमारे मूल अधिकार। और वह कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले बना था, वह उस मात्रा तक, उस लिमिट तक, उस सीमा तक वाइड होगा। वाइड यानी कि शून्य होगा, जिस मात्रा तक वह हमारे मूल अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन। इसका मतलब समझिए भाई, चूँकि संविदा अधिनियम 1872 अंग्रेजों ने बनाया और यह कानून 26 जनवरी 1950 के पहले बना था, अतः ऐसी दशा में यदि संविदा अधिनियम का कोई प्रावधान, बैठिए भाई, यदि संविदा अधिनियम का कोई प्रावधान हमारे मूल अधिकारों के क्या हो, विपरीत हो, तो वह प्रावधान उस लिमिट तक, उस मात्रा तक क्या होगा, बताइए? अवैध होगा कि वैध होगा कि अनियमित होगा कि शून्य होगा? देखिए आईएएस में यही शब्द दिया था। आईएएस में जो इस बार प्री में आया था, वैध होगा, अवैध होगा, वाइड या बातिल या शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? शून्य। याद रखिए भाई, ये नहीं कि अवैध वैध नहीं, शब्दों का जाल है ला, और नए लोग थोड़ा एक एक शब्दों को पकड़ें ताकि वो भी कुछ दिनों में कंपटीशन लायक हो जाए। नहीं तो अगर शब्द समझ में नहीं आएगा तो वैसे जैसे बार काउंसिल में रो रहे थे लोग और बिहार में कह रहे हैं कि समझ में ही नहीं शब्द आया, तो शब्दों को भाई समझिए। इंग्लिश वर्जन उसका और हिंदी वर्जन लगातार बताया जा रहा है, अभी लिखवाया जाएगा इसको पहले। फिर एक बार देखिए भाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ अनुच्छेद 13(1) का मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या संविदा अधिनियम और हमारे संविदा अधिनियम के किसी प्रावधान में और हमारे मूल अधिकार में टकराव होता है या विपरीतता है या असंगतता है या 36 का आंकड़ा है, तो ऐसी दशा में टकराव होने पर कौन प्रिवेल करेगा, कौन अभिभावी होगा, कौन लागू होगा? हमारे मूल अधिकार और संविदा अधिनियम का वह भाग जो हमारे मूल अधिकारों के क्या हैं, विपरीत हैं, खिलाफ हैं, असंगत हैं, उस मात्रा तक। याद रखिए, मात्रा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा संविदा अधिनियम नहीं, उस मात्रा तक वह क्या होगा, वाइड यानी कि शून्य। अब आपको दिमाग ये लगाना है,
कि क्या भारतीय संविदा अधिनियम का कोई प्रावधान ऐसा है जो हमारे मूल अधिकारों से विपरीत है या हमारे मूल अधिकारों से उसका टकराव है। तो आपका जवाब रहेगा अब तक कोई भी ऐसा प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं मिला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो ये दर्शाए कि ये कानून का कोई धारा या कोई प्रावधान मूल अधिकारों के विपरीत हो। अगर विपरीत रहता तो हम निश्चित तौर पर यहाँ क्या करते, कोई ना कोई प्रावधान बताते, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि संविदा अधिनियम पूरी तरह विधि सम्मत भी है और कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत भी है और मूल अधिकारों से इसका कोई टकराव नहीं है। क्योंकि अगर टकराव रहता तो ऐसी दशा में हम निश्चित बताते कि वह कौन सी धारा है जो टकराव के कारण वायड या शून्य है, लेकिन कोई धारा नहीं है, याद रखिएगा, कोई सेक्शन नहीं है जिससे टकराव हो। लेकिन अन्य कानूनों में टकराव है और आईपीसी आप देख सकते हैं, आईपीसी की धारा 303 हो गई, 497 हो गई और 377 का कुछ भाग हमारे मूल अधिकारों के क्या था, विपरीत। तो अब आगे बढ़ना है आपका अनुच्छेद 13(1) हमने एक लाइन फिर बता दें भाई, शुरुआती दौर है, 1-2 दिन थोड़ा मैंने आपका कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई कानून हो और उस कानून और हमारे मूल अधिकारों में क्या हो, विपरीतता, तो वह कानून जिस मात्रा तक हमारे मूल अधिकारों का विरोधी है उस मात्रा तक वह क्या होगा, वायड, यानी कि उर्दू में बातिल या हिंदी में शून्य कहा जाता है। याद रखिए, मुस्लिम ला जाएंगे तो वहाँ बातिल मिलेगा, बातिल माने क्या, शून्य, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब नाम देखिए आपका, 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी कानून हैं बने थे उन कानूनों का हमारा संविधान एक नाम स्पेशल देता है और इंटरव्यू में वह आपका नाम भी पूछा गया है। यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी कानून अंग्रेज बनाकर चले गए, हमारा संविधान उनको एक नाम देता है। अब क्या नाम देता है, तो लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स का मतलब विद्यमान विधि। भाई रटे रहिए, ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि विद्यमान विधि क्या होती है, लॉ इन फोर्स क्या होता है। तो फिर एक बार हम बता दें, 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने कानून भारत में लागू थे और 26 जनवरी के बाद भी वो बने रहे हैं भारत में, तो उनका हमारा संविधान एक नाम देता है। क्या नाम है, लॉ इन फोर्स, या हिंदी में हम क्या कहते हैं, विद्यमान विधि। विद्यमान विधि, इसको थोड़ा अच्छे से जानना है, ये इंटरव्यू में यूपीजे में पूछा गया है। और विद्यमान विधि के लिए संविधान का कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 13 3 किस में, बी में। अब आगे बढ़िए भाई, अब अगला नियम आया जा, अभी सामान्य नियम में एक बचा है केवल। अगर संविदा अधिनियम का कोई भाग या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई प्रावधान अर्थात अनुबंध अधिनियम का कोई धारा या धारा की कोई बात या कोई अध्याय अगर हमारे मूल अधिकारों से विपरीत है तो उनको शून्य घोषित करने की क्षमता भारत में सभी न्यायालयों को प्राप्त नहीं है।
ये बिहार जे में भी, एपीओ में ही इसी बार अभी आपका जो संडे को एग्ज़ाम हुआ उसी में आया था, यानी कि ये नहीं कि नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आया था कि भारत में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको है, यानी कि किसी कानून को वायड या बातिल या अवैध घोषित करने का हक भारत में किसको है। तो बस 2 न्यायालयों को है, और इस बार आपका संडे वाले ही एग्जाम में बिहार एपीओ में आया था। तो कौन कौन न्यायालय हैं? 2। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत किसी कानून को अवैध या शून्य घोषित करता है? 32। और हाई कोर्ट 226। अनुच्छेद किस में? 226। भाई याद रखिए, यानी कि ये जो न्यायालय की शक्ति है, याद रखिए कि वह किसी प्राधिकारी या अथॉरिटी द्वारा बनाए गए कानून को आपका शून्य घोषित कर दे, अवैध घोषित कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर दे। ये शक्ति भारत में केवल और केवल कितने न्यायालयों को प्राप्त हैं? 2। कौन कौन से न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय और कौन सा? उच्चतम न्यायालय। तो याद कर भाई, याद करते रहे अभी से। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में ये शक्ति है? तो अनुच्छेद आपका 226 मारेंगे, और सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो 32। भाई याद रखे कौन सा अनुच्छेद? 32। तो चूंकि संविदा अधिनियम का कोई प्रावधान हमारे मूल अधिकारों के विपरीत है ही नहीं, तो संविदा अधिनियम का कोई भी प्रावधान शून्य घोषित नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार आपका संविदा अधिनियम का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बताया गया कि संविधान में आखिर कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम भारत में लागू रहेंगे। तो अनुच्छेद 372। कौन सा अनुच्छेद? इसी को हमने उठाया था। अब दूसरा एंगल आइए भाई, अब ये है कि आखिर संविदा होती क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध या ठहराव होता क्या है। तो ठहराव के लिए आपका कह सकते हैं कि बिना सेक्शन के एक उदाहरण बताया जाएगा, और उसके बाद आपका सेक्शन से तब कानून बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको दिमाग में ये बैठाना है कि संविदा क्या है। तो अगर आपसे संविदा के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के बारे में ये इंटरव्यू में पूछा गया भाई क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए भी चलते रहना, ये नहीं कि प्री के लिए, मेंस के लिए, और साथ ही साथ किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। देखिए क्वेश्चन ये लिखवा जाएगा भाई, अभी पहले लेक्चर दिया जाए, क्योंकि 4-5 लाइन हुआ है, कुछ हो जाए तब लिखवा जाए। क्वेश्चन ये बना था कि संविदा के तत्व बताइए, संविदा के एसेंशियल एलिमेंट बताइए। तो कई लोग इंटरव्यू में पूरा 2 व्यक्ति होने चाहिए, करार हो, ये हो। संविदा के 2 ही तत्व होते हैं, आपका 2H में परिभाषित हैं। क्या? कॉन्ट्रैक्ट। आगे बताया जाएगा। पहला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट माने समझौता या करार, और दूसरा वह करार ला द्वारा इन्फोर्स हो, यानी कि विधि द्वारा क्या हो? प्रवर्तनीय। तो ये आपका इंटरव्यू में पूछा गया था कि संविदा के तत्व बताइए। तत्व माने क्या क्या आवश्यक है संविदा के लिए। तो पहला आप एग्रीमेंट करा दीजिएगा, और वह एग्रीमेंट कानून द्वारा क्या हो? प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्स किया जा सके, लागू किया जा सके, अर्थात कानून उसे मान्यता देता हो। तो उसी करार को हम क्या कहेंगे? संविदा। तो आपका लीगल भाषा में बताया गया, लेकिन अभी लीगल भाषा में न जान के पहले दिन आपका बिल्कुल आसान भाषा में जानना है। आइए एक उदाहरण हम बनाते हैं, और उसी उदाहरण पर प्रयास करते हैं समझाने का।
तब इसका इतिहास बताया जाए भाई, संविधान नियम का आपका इतिहास बताया जाएगा। उसके बाद से अभी तमाम छोटी छोटी बातें बची हैं, लेकिन प्रयास ये करिए कि पहले दिन कम से कम कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है, ये तो जान लीजिए। तो आइए देखा जाए, आपका एक उदाहरण ही देखा जाए। ए और बी, यानी कि संविदा के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। आपका चाहे वह प्राकृतिक व्यक्ति हो या बनावटी, वो आगे बताया जाएगा। अब आइए, ए चाहता है कि वह अपना हार्स यानी कि घोड़ा बी को बेचे, यानी कि ए की इच्छा है कि वह अपना घोड़ा किसको बेचे? बी को। तो ऐसी दशा में आपका क्रिमिनल मामला तो ये है नहीं, ये सिविल मामला है। आपका घोड़ा बेचना कोई अपराध नहीं है। ये किस मामले में आएगा? सिविल मामले में। तो आपका ए चाहता है कि वह बी को अपना घोड़ा सेल करे, बेचे। तो आइए देखा जाए। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले ए को क्या करना होगा? तो ए को अपना घोड़ा बेचने की इच्छा बतानी पड़ेगी। किसको? बी को। यानी कि ए को ईजब करना पड़ेगा। अब थोड़ा कानूनी भाषा में भी शब्द यूज किया जाए। ईजब यानी कि प्रस्ताव करना पड़ेगा। प्रस्ताव का मतलब ये हुआ लीगल भाषा में कि प्रस्थापना करनी पड़ेगी, प्रस्थापना करनी पड़ेगी, और इंग्लिश में प्रपोजल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए चाहता है कि वह अपना घोड़ा बी को बेचे, तो इसके लिए घोड़ा बेचने का अनुबंध होगा, संविदा होगी। तो संविदा कैसे होगी? तो पहला तरीका ये है कि दो में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या करे? ईजब करे, या उसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव करे या ऑफर करे, या लीगल भाषा में जो शब्द आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, प्रस्थापना करे, यानी कि प्रपोजल करे। प्रपोजल का मतलब हुआ ऑफर करना। याद रखिए, प्रपोजल का मतलब क्या? इंग्लिश विधि में इसे ऑफर कहा गया है, और भारत में क्या कहा गया है? प्रपोजल। और उर्दू में क्या कहा जाता है? ईजब। और आसान भाषा में हम लोग माने प्रस्ताव या प्रस्थापना कहते हैं। तो संविदा निर्माण का पहला चरण क्या है? तो पहला सीढ़ी क्या है? पहला स्टेप क्या है? प्रस्ताव। प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाएगा? एक व्यक्ति द्वारा। किसको? दूसरे को। तो प्रस्ताव करा दीजिए भाई आसान भाषा में। ए चाहता है कि मैं बी को अपना घोड़ा बेचूं, तो ऐसी दशा में ए बी को क्या करेगा? प्रपोजल भेजेगा। अब यहाँ आपको 2-3 आपका नियमों से सतर्क रहना है। पहला नियम यह है कि जब ए बी को सूचना दे कि हम तुमसे प्रपोजल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो बी मौन रह जाए कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा? बताइए तो क्या ए अगर मन ही मन प्रपोजल करे तो स्वीकार है? नहीं। यानी कि ए को कुछ न कुछ एक्ट या ओमिशन यानी कि कार्य या लोप करना होगा। तो कुछ कार्य ही करवाइए पहले, लोप बाद में देखिएगा। क्योंकि बिहार एपीओ में भी आ गया था कि कार्य लोप, अब खूब रटवाया गया था। ये कोई नहीं कह सकता कि सर कार्यलोप धारा 33 में नहीं बताए थे। कार्यलोप ये यूपीजे में चूंकि एक बार रिपीट किया था, तो हमने भी खूब रटवाया था। कार्यलोप कार्यलोप किस धारा में? आईपीसी में 32 में था, नहीं 33। और कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन भी मैं खूब बताया था उदाहरण देकर। ये भी आ गया था महबूब शाह, यानी कि आईपीसी में तो हूबहू भाई आ गया था, एविडेंस में भी आ गया था, कोई गलत नहीं हुआ। सीआरपीसी और संविधान में अब इतना कम समय में कोई चाहे
कि सर 1.5 माह में पूरा पढ़ा दें इतना बड़े बड़े कानून, फिर भी प्रयास किया गया बिहार एपीओ के लिए और 90% लगभग आ ही गया था। वहीं संविधान और सीआरपीसी में 2-4 क्वेश्चन आपका थोड़ा क्या किया था, घुमा दिया था। अब यह है कि भाई घुमा दिया तो आप भी घुमा के पढ़िए, गूगली जैसे फेंका जाता है क्रिकेट में, तो आपको भी गूगली फेंकना आना चाहिए भाई। आयोग घुमा दे तो आप भी क्या करिए, आयोग को इतना पढ़े रहिए कि आयोग को घुमा दीजिए। अब नित थोड़ा बहुत हमें भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आपका हल्का सा क्या करना पड़ेगा, एक कदम चेंज करना पड़ेगा और चेंज किया जा रहा है आज से ही। फिर एक बार इसको देखिए भाई, बैक हुआ जाए, इसी उदाहरण को पकड़िए और पूरा संविधान नियम समाप्त हो जाएगा एक ही उदाहरण में। बस इसी बातों को हमें क्या करना पड़ेगा, धारावाहिक पढ़ना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अब ये चाहता है कि हम अपने घोड़ा बी को बेचें, तो मन में तो रखेगा नहीं प्रस्ताव, या तो ए इस बात को कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा कुछ रकम बना लिया जाए भाई, 1000 में या 1500, पहले रकम बना लिया जाए। ए या तो मौखिक रूप से यानी कि मुख से बोलकर, ओरल रूप से, या रिटेन यानी कि क्या करके, लिख कर, या अपने बाई कंडक्ट मतलब आचरण, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, यानी कि ए या तो प्रपोजल करे लिखित रूप में या मौखिक रूप में या आचरण रूप में, आचरण के रूप में। किससे प्रपोजल करे, किससे इजब करे, किससे ऑफर करे, बी से। क्या ऑफर करेगा कि हे बी, मैं अपना घोड़ा 1000 या 1500 रुपया में तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, बेचना। अब तुरंत दिमाग लगाइए, रकम पर आइए आप लोग भाई, नए लोग। अब रकम क्या लिखा मैंने, 1000 या कितना। अब नए लोग यहीं आपका पकड़िए, क्या जो प्रपोजल में जो रकम लिखी गई है वह सर्टेन है कि अनसर्टेन, यानी कि निश्चित है कि अनिश्चित। भाई 1000 देना है कि 1500 देना है, ये बात कहीं निश्चित नहीं है। अतः तुरंत याद रखिए, अनिश्चितता के कारण जो करार होंगे वह करार वाइड होंगे, वे अनुबंध तक या संविदा तक नहीं पहुँचेंगे, यानी कि इस करार का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इस करार में रकम को लेकर क्या है, अनिश्चितता। और तुरंत बिहार एपीओ देखिए, ऐसे नहीं आपका, तुरंत बिहार एपीओ का एक और क्वेश्चन दाग दीजिए। सेम क्वेश्चन आया था, ए अपना घोड़ा बी को 1000 रुपया या 1500 रुपये में बेचने का करार करता है, एग्रीमेंट करता है। इस त्रुटि को सुधारने के लिए साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं होगा? कोई ग्राह्य नहीं, कोई स्वीकारता नहीं, क्योंकि ये करार ही क्या है, शून्य। इसको सुधारा जा सकता है कि नहीं? नहीं। और ये क्वेश्चन आपका इसी बात आपका कहाँ आया था, बिहार एपीओ में, एक हूबहू आया था। तो भाई रकम कुछ निश्चित कर दिया जाए तब न मामला आगे बढ़ेगा, नहीं तो मामला तो यहीं क्या हो जाएगा, समाप्त। तो रकम भाई 1000 ही रखा जाए। देखिए आपका आगे, आपका ए बी से प्रस्ताव किया कि हे बी, मैं अपना सफ़ेद घोड़ा बेचूंगा और तुम्हें 1000 रुपया में बेचना चाहता हूँ। अगर तुम घोड़ा खरीदने के लिए रजामंद हो तो अपनी मन इच्छा, अगर तुम्हारी है, रजामंद हो तो अपनी इच्छा संसूचित करो, कम्युनिकेट करो, हमें बता दो। तो कैसा घोड़ा हमने बेचवाने के लिए प्रस्ताव कराया? सफ़ेद घोड़ा। कौन सा? सफ़ेद। अब तुरंत एक क्वेश्चन और आ जाइए, मान लीजिए कि भाई ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, तब क्या होगा? क्योंकि सफ़ेद घोड़ा बेचूंगा और ए के पास 2 नहीं 4 सफ़ेद घोड़े हैं, तो ऐसी दशा में अब साक्ष्य दिया जा सकता है कि कौन सा घोड़ा बेचने का क्या था इरादा।
लेकिन 4 अभी नहीं बनाना है, फिर मामला फंस जाएगा। तो एक ही घोड़ा बढ़ाया जाए, यानी कि ए के पास कितने घोड़े रखा जाए, एक, और इसी घोड़े को 1000 रुपये में बेचने का किसने प्रस्ताव किया है? ए ने। किसको किया है? बी को। अब बी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जब बी को प्रपोजल कर दिया तो अब गेंद किसके पाले में है? बी के। चाहे तो बी इस प्रपोजल को, इस इजब को, इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और चाहे तो क्या कर दे? इनकार। यानी कि चाहे तो ए इस प्रपोजल को क्या करे? स्वीकार, या क्या कर दे? इनकार। अब तुरंत एक क्वेश्चन और जानना है, क्या बी ए के प्रपोजल के ज्ञान के बिना ए का प्रपोजल स्वीकार कर सकता है कि नहीं? तो दिमाग स्थिर रख के याद करिएगा, जब तक बी को ए के प्रपोजल का नॉलेज न हो, जानकारी न हो, ज्ञान न हो, बी ए के प्रपोजल को या ए के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि पहले प्रस्ताव की क्या होनी चाहिए? बी को जानकारी, और तब उसके बाद बी प्रस्ताव को क्या करे? स्वीकार। अब आइए स्वीकार करवाइए भाई। ए के प्रस्ताव को बी स्वीकार कर लेता है, तो भाई स्वीकार करवाया जाए, या तो आधा स्वीकार करेगा या पूरा। अब बी ने कहा कि 1000 रुपया में नहीं, मैं कितने में तुम्हारे घोड़ा खरीदूंगा? 900 रुपया। तो बताइए, प्रस्ताव हूबहू स्वीकार किया गया कि संशोधन करके? और कानून कहता है कि संशोधन करके स्वीकार करेंगे तो वह स्वीकृति सही नहीं मानी जाएगी। यानी कि प्रपोजल को हूबहू, यानी कि पूरी तरह आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार। तो आगे बताया जाएगा। तो भाई पूरी तरह स्वीकार करवाइए, तभी तो आगे मामला बढ़ेगा, तो 900 में नहीं। अब आइए आगे बढ़ा जाए। ए ने बी को प्रपोजल किया, बी ने उस प्रपोजल को क्या कर लिया? पूरी तरह स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया या प्रतिगृहित किया, या बी ने कबूल कर लिया, कबूल मतलब स्वीकार कर लिया, स्वीकार मतलब प्रतिग्रहण कर लिया, प्रतिग्रहण का मतलब एक्सेप्ट कर लिया। किसने एक्सेप्ट किया? बी ने। अब ए का जो प्रस्ताव था ये अब प्रस्ताव नहीं रह गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये परिवर्तित होगा। और ए का प्रस्ताव अब किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो उसको हम क्या कहते हैं कानूनी भाषा में? वचन। वचन को आसान भाषा में न आए नए लोगों को तो वादा, वादा न आए तो क्या लिखना है? प्रतिज्ञा। और इंग्लिश में प्रामिज कहा जाता है। फिर एक बार याद रखिए, जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, अब ए का प्रपोजल प्रपोजल नहीं, वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो प्रामिज में। प्रामिज का मतलब क्या हुआ? वचन या वादा या प्रतिज्ञा। यानी कि अब किसने वादा कर दिया? ए ने। और आगे देखिए भाई, तो अब खूब पूछा जाता है वचन क्या है? तो वचन क्या है? तो अभी कानूनी भाषा में नहीं, आज आसान भाषा में बताया जा रहा है। इसको कल कानूनी भाषा में सेट किया जाएगा और तब संविदा नियम शुरू किया जाएगा। तो खूब पूछा जाता है कि प्रामिज क्या है? तो आपका बस एक लाइन जवाब रहना है कि जो प्रपोजल क्या किया गया? स्वीकार किया जाता है, वही प्रपोजल क्या कहलाता है? अब वचन। अब जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, अब ए और बी का नाम बदलेगा कानून में। यानी कि ए प्रस्ताव करता था और बी स्वीकृति करता था, लेकिन अब आपका नाम बदल जाएगा
और ए को वचनदाता यानी कि प्रामिजर और बी को अब क्या कहलाएगा, प्रामिजी। यानी कि जैसे ही बी ने ए के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, अब नाम इनका बदल जाएगा। अब ए का नाम क्या हो जाएगा, वचनदाता। क्या होगा, वचनदाता या इंग्लिश में प्रामिजर। और बी अब क्या कहलाएगा, प्रामिजी यानी कि वचन ग्रहिता या स्वीकार, वचन को स्वीकार करने वाला। तो बेयर एक्ट में तमाम जगह वचनदाता और वचन ग्रहिता आएगा। तो जब भी आप दिमाग स्थिर करके जानिएगा, कहीं भी अगर ये आए कि वचनदाता, तो दिमाग ये बैठा लेना है आज कि वह व्यक्ति क्या किया था, प्रपोजल क्या किया था। और जैसे ही शब्द आया कि वचन ग्रहिता, प्रामिजी, इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति प्रपोजल को क्या किया था, स्वीकार। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि 50 धाराओं में ये सब आता रहेगा। अब ये ना कहेगा कि वचन ग्रहिता किस चिड़िया का नाम है और वचनदाता, वैसे बताया जाएगा। अभी तो पहला क्लास भूमिका चल रही है, अब आगे थोड़ा बढ़ा जाए। वचन तक आ गया ना कि वचन क्या है, तो ए का प्रपोजल ही किस में कन्वर्ट हो गया, वचन में, जब उस प्रपोजल को किसने स्वीकार कर लिया, बी ने। अब आगे चलिए भाई आपका, अब दोनों तरफ से वचन आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपना घोड़ा बेचने का वचन दिया है, कितने हजार में, 1000 में, और बी ने ए के घोड़े को खरीदने का वचन दे दिया, और कितने में खरीदने का, 1000। घोड़ा ही खरीदना है और वह घोड़ा कितने में खरीदना बेचना है, 1000 में। तो एक नया सिद्धांत अब आइए, इसी को कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। खूब बिहार बनाता है, कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब एक बात पर एक भाव में सहमत होना। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर एक सेंस में यानी कि एक भाव पर सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसेंसस एड आइडम। यानी कि एक बात पर एक भाव में रजामंद हो जाना। तो बताइए, घोड़ा एक बात हो गई, घोड़ा, इनको भी एक ही घोड़ा है, ये बेचना है, और बी भी जान गया कि इसी घोड़े को खरीदना है। भाव पर आ जाइए, सेंस पर आ जाइए, मूल्य पर आ जाइए। तो बताइए, ए ने कितना मूल्य कहा था, 1000, और बी ने सेम मूल्य पर तैयार हो गया कि दूसरे सेम। तो आपका यानी कि एक बात पर यानी कि घोड़े पर और एक भाव में यानी कि दोनों कितने पर रजामंद हो गए, 1000। तो इसी को हम लीगल भाषा में आगे बताएंगे, क्या कहा जाएगा, कंसेंसस एड आइडम। ये बताया जाएगा भाई, एक बात में एक भाव पर क्या होना, सहमत। तो आगे चलिए, यानी कि ए ने भी अपनी ओर से वचन दे दिया घोड़ा बेचने का, बी ने अपनी ओर से वचन दिया घोड़ा खरीदने का। दोनों तरफ से वादे हो गए। तो दोनों तरफ से जब वादा हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीमेंट क्या है, करार क्या है, या एग्रीमेंट क्या है, तो आपका जवाब रहेगा कि जब दोनों तरफ से क्या हो गए, वादे हो जाते हैं, तो वे क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट। अब ये करार, कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कब बनेगा, ये थोड़ा सतर्क रहना है। ये करार ही कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा किस में, संविदा में या अनुबंध में। तो ये करार कब संविदा बनेगा, जब इस अधिनियम की धारा 10 की शर्तों को फुलफिल कर दे, यानी कि पूर्ति कर दे। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई पूछे कि संविदा अधिनियम की कुंजी कौन सी धारा है या क्रोड कौन सी धारा है या मुख्य धारा कौन है जिस पर पूरा संविदा अधिनियम ही आधारित है, तो वह आपका सेक्शन 10 मारेंगे। सेक्शन 10 आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को पृथक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई करार धारा 10 की कंडीशन को फुलफिल कर दे, पूर्ण कर दे, तो वह करार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, संविदा में। किसमें? संविदा में। और धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं किया तो वह करार ही रह जाएगा, संविदा का मुख नहीं देख पाएगा। यानी कि आगे बताया जाएगा, ये मेंस में आता है कि साबित करिए कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है। तो ये आगे बताया जाएगा। अब आइए, ये करार हो गया और ये करार आपका संविदा कब बनेगा? जब धारा 10 की शर्तों को क्या कर दे, पूरा। अब क्रम एक बनाया जाए, आपका प्रस्ताव करा दिया जाए। देखिए, प्राचीन काल में जो प्रस्ताव होते थे वह आपने देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाई देता है। आपका पशु पक्षी भी प्रस्ताव के और स्वीकृति के अच्छे आपका वाहक माने जाते थे। यानी कि आपने देखा होगा कि कबूतर के आपका कह सकते हैं कि पैर में चिट्ठी बांध दी जाती थी, तोते को रटवा कर भेजा जाता था। तो बाज के पैर में चिट्ठी बांध के प्राचीन काल में क्या होता था, तो तोते को रटवा कर भेजा जाता था। आज भी फिल्मों में भेजा जाता है। लेकिन वर्तमान, अब देखिए आपका यही क्वेश्चन बना था। एक व्यक्ति हैं जो अपने तोते को प्रस्ताव रटवा कर बी के पास भेजता है और ए माने तोता ए का प्रस्ताव बी के पास ले जाता है और बी के सामने उस प्रस्ताव को बोलता है और बी उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है और तोता आकर बी की बातों को ए को बताता है। तो क्या संविदा का निर्माण हुआ कि नहीं? तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में पशु पक्षी संविदा निर्माण के लिए या संसूचना के लिए सक्षम नहीं है। रटे रहिए, पशु पक्षियों द्वारा संसूचना नहीं तो संसूचना कैसे? मानव द्वारा या आधुनिक तरीका। तो आधुनिक तरीका क्या है? तो आप लोग यूज कर ही रहे मोबाइल इत्यादि, या तो मुख से बोलकर या लिखकर या आचरण या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, किसी तरीके से आगे बताया जाएगा। यानी कि पशु पक्षी प्राचीन काल में आपका प्रस्ताव करता भी थे और स्वीकृति करता इनके माध्यम से होता था। लेकिन वर्तमान में ये विसंगत हैं और इनके माध्यम से प्रस्ताव को, ये इंटरव्यू में पूछा गया था, आपका न तो स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम संविदा देखें तो संविदा के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो अब क्रम से आइए बताइए। सबसे पहले हमने संविदा के लिए क्या करवाया? प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? स्वीकार। तो दूसरा क्या हो गया? प्रतिग्रहण। जब दूसरा पक्षकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो यही प्रस्ताव किसमें कन्वर्ट हो गया था? वचन। दोनों तरफ से वचन आ गए तो, और करार धारा 10 की शर्तों को क्या कर दे तो क्या कहलाएगा? संविदा। तो अब तो क्रम भाई बनाने के लिए आता है। तो पहला क्रम क्या है? दूसरा क्रम प्रतिग्रहण, तीसरा क्रम वचन, चौथा करार और पांचवा संविदा। बस यही याद करना है। और क्या, कंपटीशन के लिए 10 बार ये क्वेश्चन बना है कि सही क्रम क्या है।
तो सही क्रम जरूर याद रखिएगा, आप खुद 2 बार बता दिए। इस प्रकार आपका अब आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट बनाया जाए। भाई अभी धारा नहीं चलना है, आज बिना सेक्शन के आपको पढ़ना है और दिमाग में कुछ बातें क्या करनी है भाई, केवल बैठानी है। सेक्शन वाइज कल से चला जाएगा डिटेल में। दूसरा कंसेप्ट ये बनाना है कि अगर ये बाद में करार हो गया, अनुबंध हो गया, और अगर ये बाद में घोड़ा बेचने से इनकार कर दे तब क्या होगा भाई। यानी कि करार तो हो गया, लेकिन ये बाद में घोड़ा बेचने से क्या कर देता है, इनकार। तो बस आपका वही जानना है कि संविदा अगर भंग किया है, किसने भंग किया है, ए ने, यानी कि ब्रीच किया है, अपने वचन का पालन नहीं किया है, तो बी को क्या उपाय है। तो बी के पास 4 उपाय हैं। पहला उपाय संविदा का विशिष्ट पालन, दूसरा प्रतिकर, तीसरा व्यादेश और चौथा क्वांटम मेरियट, यानी कि जितना काम उतना दाम। यानी कि BHULLM में भी पूछा गया था भाई, संविदा भंग पर या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर रेमेडी या उपचारों की व्याख्या करिए। तो आइए चारों की अब व्याख्या अंत में करा दिया जाए कंसेप्ट बनाकर। तो दूसरा उदाहरण लिया जाए भाई, आपका एक दूसरा उदाहरण देखा जाए, घोड़ा वाला अब छोड़ा जाए। ए ने अपना मकान का देखा जाए, अपना मकान बेचने का अनुबंध किया, संविदा किया, किससे किया, बी से, और मकान 5 लाख पर तय हो गया। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। ए ने प्रपोजल किया था, उस प्रपोजल को किसने एक्सेप्ट किया, बी ने। सब वयस्क थे, सही थे, कोई दिक्कत नहीं। करार हुआ और करार धारा 10 की शर्तों की क्या किया, पूर्ति। तो क्या बन गया, संविदा। अब जब मकान बेचने की बारी आई तो ए ने बी को मकान बेचने से क्या कर दिया, इनकार। इनकार किया का मतलब ये हुआ कि ए ने अपना प्रॉमिस या वादा या वचन के पालन से क्या कर दिया, डिनाई। इसी को कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया, संविदा भंग। तो आप लोग अब बताइए किसने संविदा भंग की है। तो निर्दोष कौन है, बी। नहीं, दोषी बी हो, ए हो गया। निर्दोष कौन है, बी। इसका यानी कि कौन दोषी है। तो चूंकि आपराधिक मामला तो है नहीं कि ए को सजा दिलवाई जाएगी, ये कैसा मामला है, सिविल। तो सिविल में क्या वसूला जाता है, मुआवजा। तो मुआवजा पीड़ित या विक्टिम या आहत कौन हुआ, बी। अब बी आप जैसे अधिवक्ता के पास गया, यानी कि आप जैसे देवदूत के पास गया और कहा कि हजूर ए ने तो हमें अपना मकान ही नहीं बेचा, हम क्या करें। तो आप जैसे वकील साहब ने उपाय बताया और हम भी उपाय बता रहे हैं कि बी को क्या रेमेडी है, क्या उपचार हैं, या क्या आपका बी क्या कर सकता है। अब बी के पास क्या है भाई, रेमेडी। तो कानून बी को 4 रेमेडी देता है। कितने रेमेडी, हाँ 4 रेमेडी देता है। और उन्हीं चारों रेमेडी को आपका एक एक करके हम बताते हैं। बी ए के खिलाफ मुकदमा करे, क्रिमिनल नहीं, सिविल। और सिविल वाद करके पहली मांग ये कर सकता है कि हजूर ए ने अपना वादा नहीं निभाया है, अतः ए को आप बाध्य करिए या ए को आदेशित करिए, बाउंड करिए कि ए अपना वादा निभाए और मुझे ये मकान बेचे। यानी कि पहला याद रखिए, बी क्या मांग कर सकता है कि हजूर ए ने अपना वादा नहीं निभाया है, अतः आप ए के खिलाफ आदेश पारित करिए और आदेश पारित करके ए का वादा निभवा दीजिए, यानी कि ए को बाध्य कर दीजिए आदेश द्वारा कि वह हमें
ये मकान क्या करे, बेचे। इसको कानूनी भाषा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का विशिष्ट पालन कहा जाता है। यानी कि जो वस्तु जिसकी है उसे क्या की जाए, दे दी जाए। तो किसने, आपका ए ने किसको कहता है कि बी को वह वस्तु क्या की जाए, दी जाए। तो पहला उपचार क्या है, संविदा का क्या, विशिष्ट पालन। यानी कि वही वस्तु किसको दिलवाए न्यायालय, बी को। किससे दिलवाए, ए से। ए से कहे कि मकान दे। हाँ, ये भी है कि अगर पैसा बकाया वकाया हो तो बी से भी कहा जाएगा कि जो पैसा बकाया हो तुम भी ए को वह पैसा क्या करो, दो। ये नहीं कि ऐसे ही। दूसरा तरीका ये है कि बी कंपनसेशन की मांग कर सकता है कि हजूर ए ने अपना वचन नहीं निभाया और हमें मकान नहीं बेचा, अतः हमें क्या दिलवा दीजिए, कुछ पैसा दिलवा दीजिए। तो दूसरा उपाय क्या है, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब क्या, प्रतिकर, मुआवजा पाले। कौन पाएगा, बी। किससे पाएगा इस उदाहरण में, तो प्रतिकर के लिए आपका 73, 74 और 75 कौन सी तीन धारा हमें पढ़नी पड़ेगी, 73, 74 और 75 बताया जाएगा। तीसरा उपाय है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है व्यादेश, अर्थात बी न्यायालय में जाए और बी न्यायालय में जाकर मांग करे कि हजूर ए ने हमें बेचने का वादा किया था, अब वादे से मुकर गया है, तो इसको वादा निभवाइए, कहीं ए दूसरे को न बेच दे। अतः ए पर आप रोक लगा दीजिए ट्रांसफ़र पर, यानी कि ए के अधिकारों को क्या करिए, स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप का मतलब कि आप इंजंक्शन जारी करिए और ए के अधिकार पर रोक लगाइए ताकि ए किसी अन्य को ये मकान बेच न पाए। इसको लीगल भाषा में भाई नए लोगों को बता दिया जाए, इंजंक्शन कहा जाता है। इंजंक्शन का मतलब व्यादेश। और चौथा है क्वांटम मेरियट, जितना काम उतना दाम। तो जितना काम उतना दाम, मान लीजिए ए ने करार किया बी से और बी आपका 20,000 लगा के बाउंड्री वाउंड्री घरवा लिया, उसके बाद ए इनकार कर दिया, तो बी ने जितना काम किया है, कितने का काम किया है, 20,000, तो बी ये कहेगा कि मैं जितना काम किया हूँ उतना हमें दाम क्या किया जाए, दिया जाए। तो इसी को हम लीगल भाषा में क्या पढ़ेंगे, क्वांटम मेरियट, यानी कि जितना काम उतना दाम। एक दूसरा उदाहरण इस पर देखिए, ए ने बी से ये कहा, करार किया संविदा कि हे बी तुम मेरा चित्र बनाओ, पेंटिंग मेरे लिए बनाओ। जब बी आधी पेंटिंग बना दिया था तो ए ने पेंटिंग बनाने से मना कर दिया कि अब हमें पेंटिंग की आवश्यकता नहीं। तो जितना काम बी ने किया है उतना दाम वह किससे वसूल सकता है, ए से। इसी को हम क्या कहते हैं, जितना काम उतना क्या दाम। तो क्वांटम मेरियट, ये 4 उपचार हैं और आगे डिटेल में इसको बताना भी है। जब 73, 74 और क्या चलेगा, 75। अब संविदा नियम में आपका 2 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट आपका सेक्शन 1 से लेकर और 75 तक, जिसमें कि संविदा होती क्या है, संविदा का निर्माण कैसे होगा, संविदा का पालन कौन करेगा, संविदा कब शून्य होगी, करार कब शून्य होगा और संविदा भंग पर क्या वसूला जाएगा, प्रतिकर। ये कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है, 1 से 75। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका 3 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, 3
विशिष्ट संविधाएं पढ़नी है। पहले 5 संविधाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 3। 76 से लेकर, अभी आपका बिहार में पूछा भी गया था, 76 से लेकर और 123 तक की धाराएं निरसित हैं, यानी कि ये पढ़ना नहीं है। 124, 125 तो इस बार पूछा भी गया था बिहार में, आपका कॉन्ट्रैक्ट से बिहार जे में आया भी था। तो 124 से लेकर पढ़ना है 238 तक, उसके बाद 239 से लेकर फिर 266 तक क्या है? निरसित। तो क्वेश्चन ये बनता है, प्री में लिखवा जाएगा कि कौन से अध्याय निरसित हैं और क्या था उसमें और कहाँ गए। तो अध्याय 7 और 11, अध्याय वाइज भी याद करिएगा, कौन कौन चैप्टर 7 और 11 क्या हैं? निरसित, और ये अलग कानून बने, यानी कि 2 कानून इसी से निकले हैं। और कौन कौन? तो वह माल विक्रय नियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एक पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि भागीदारी। तो उतना हम लिखवाएंगे, बता देंगे। यानी कि इस प्रकार आज केवल बिना धारा के ये बताया गया कि संविदा का निर्माण कैसे होता है और संविदा का क्रम कैसे बनता है। अगर कोई पूछे कि संविदा क्या है, तो वह समझौता या वह करार जिसे कानून द्वारा क्या कराया जा सके, लागू, इन्फोर्स, प्रवर्तित, तो उसी करार को हम क्या कहते हैं? संविदा। ये याद रखिएगा लीगल भाषा में। तो भाई 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर टाट शुरू किया जाएगा, यानी कि अपकृत बीच चलेगी भाई। 15 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा और 15 मिनट बाद आपका, कल हम लीगल भाषा में शुरू कर देंगे। ये जरूरी है पहले दिन कि आपके दिमाग में कुछ क्या हो बैठे, प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस। लीगल भाषा में तो पढ़ाया जाएगा, तभी टाट चलेगा भाई 15 मिनट बाद आपका। हाँ।